अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप सो यू आर ऑल वेल। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे और इसका जो पहला हिस्सा होगा वो हमारा मोस्टली एफएससी बेस होगा और इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में हम इसकी एडवांस कुछ टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो एडवांस टॉपिक में फैराडेज लॉ आते हैं, डीबे हक्कल थ्योरी आती है, कॉर्लिश लॉ आता है और ऑस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ आते हैं। ये 3 से 4 टॉपिक जो हैं ये एडवांस के हम करेंगे और कुछ बेसिक्स एफएससी के पॉइंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली होता यूँ है कि कन्वर्जन होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में चेंज कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में, या हम क्या करेंगे केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कॉन्सेप्ट सिंपल है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब केमिकल एनर्जी में ले जा रहे होंगे तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का नाम देंगे। और जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल से केमिकल में गए तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया। और जो गल्वानिक या वोल्टिक सेल होता है उसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, यानी यहाँ से हमें आउटपुट जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं टू रन अ रिएक्शन, यानी उस फंक्शन को यानी प्रोसीजर को या सिस्टम को रन करने के लिए हम बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। लेकिन जो गल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल होता है उसमें केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है। ठीक है, और उससे हमें आउटपुट के तौर पे केमिकल एनर्जी मिल रही होती है। तो अभी हम आगे जाके थोड़ा सा इनके दरमियान फर्दर कंपैरिजन भी देखेंगे। तो उसके बाद है इलेक्ट्रोलिसिस। बेसिकली जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमिना होता है। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो होता है ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होती है और इलेक्ट्रोड के ऊपर होता है। अब इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड कोई ना कोई मेटल होती है। तो इलेक्ट्रोड वो पॉइंट होते हैं जिसके ऊपर हमारा केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है, यानी जिस पोर्शन के ऊपर जिसकी सरफेस के ऊपर हमारा केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम इलेक्ट्रोड का नाम देते हैं। एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़, अब ये जो केमिकल रिएक्शन होना है ये रिडॉक्स रिएक्शन होना है, यानी इसमें रिडक्शन भी होगी और ऑक्सीडेशन भी होगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, यानी इलेक्ट्रोड की सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का होना और उसके थ्रू जो है ना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन हो। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होती है? आयंस की वजह से जो करंट बहता है, यानी करंट का प्रोडक्शन ड्यू टू आयंस की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रोड की सरफेस के ऊपर एक केमिकल रिएक्शन होगा जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन का नाम भी देते हैं। और इसके नतीजे में क्या होगा? कंडक्शन होगी, यानी करंट प्रोड्यूस होगा। और करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, किस वजह से? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। ठीक है, इतना अगर आपको समझ आ गया है तो अब हम थोड़ा सा चलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की तरफ। तो रिडॉक्स रिएक्शन को याद रखने के लिए एक वर्ड याद रख लें। वर्ड तो थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन आपको हमेशा अगर आपने ये याद रख लिया तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कभी मिस्टेक नहीं होगी। सम टाइम ना इसको बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि इसमें रिमूवल, एडिशन वगैरह या लॉस वगैरह होना है। तो अगर आप ये वर्ड याद रख लेंगे ना तो आपको कोई भी प्रॉब्लम बाकी नहीं रहेगा। वो वर्ड कौन सा है जी? ओ, जैसे हम पंजाबी नहीं बोलते ओ, ओडली। ठीक है, ओ ए ओ
RHLE, O ओडली O, ठीक है। अगर आप ये वर्ड याद रखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कभी भी आप नहीं भूलेंगे रिडक्शन को और ऑक्सीडेशन को, क्योंकि इसमें सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं हमने। O से मतलब है ऑक्सीडेशन, ठीक है, O से मतलब है ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे आएँ, A से मतलब है एडिशन, O से मतलब है ऑक्सीजन। अब क्या होगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी, चेक करें जी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी, A से एडिशन, O से ऑक्सीजन। और रिमूवल, R से रिमूवल और हाइड्रोजन से मतलब क्या है, हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का रिमूवल। और L से लॉस और E से इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखें, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी RH से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, LE से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और याद रखिएगा कि ये जो लास्ट पे ऑक्सीजन लिखा है ना, ये लिखा है ऑक्सीडेशन के लिए। तो ऑक्सीडेशन ऑलवेज इंक्रीज होती है इन ऑक्सीडेशन। दोबारा देख लें कि ये वर्ड आपने याद रखना है, ओ ओडली ओ, ओ ओडली ओ। ओडली मतलब ये पंजाबी में वर्ड है ना, चादर, जैसे चादर ओढ़ना उसी से बनाया है, ओ ओडली ओ। यानी ए ओ से मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, RH से मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, LE से मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लास्ट पे जो O लिखा है, ओ ओडली ओ, इसका मतलब है ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन में इंक्रीज होना। तो ये कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन है सारी की सारी किसकी, ऑक्सीडेशन की। और इसका बिल्कुल रिवर्स कर दें, हर चीज़ रिवर्स कर दें तो वो रिडक्शन हो जाएगी। इसका बिल्कुल आप रिवर्स कर देंगे ना तो वो क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। कैसे, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की है तो रिडक्शन में क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर देंगे। यहाँ पे हमने रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की है ऑक्सीडेशन में, तो रिडक्शन में क्या करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर देंगे। यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना ऑक्सीडेशन में, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दें। तो सिंपल अल्फाज में अगर आप ये ट्रिक याद रख लेते हैं, ओ ओडली हो, तो आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कभी भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये लिखा हुआ है, ये चौथे नंबर पे ये लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन के लिए कि इंक्रीमेंट होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो दीज आर दी बेसिक कॉन्सेप्ट। और एक और याद रख लें, एनऑक्स। एनऑक्स का मतलब ये है कि जो एनोड होता है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होनी है। एनोड के ऊपर ऑलवेज क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ये भी सम टाइम हमें प्रॉब्लम करता है कि भाई कहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन होती है, भूल जाता है पॉजिटिव नेगेटिव साइन वगैरह। तो एनऑक्स मतलब एनोड, AN से एनोड, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन का फिनोमिना होगा। और रेड कैट, रेड कैट मतलब रेड से मतलब रिडक्शन और कैट से मतलब कैथोड, और कैथोड के ऊपर ऑलवेज रिडक्शन होगा, कैथोड के ऊपर ऑलवेज रिडक्शन होगा। तो ये भी याद रखने के लिए कि कौन सा रिएक्शन किस इलेक्ट्रोड के ऊपर होता है, तो मस्ट रिमेंबर दिस वन। और उसके अलावा आपको इल्म है कि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। आई थिंक दीज थिंग्स हेल्प टू यू टू रिमेंबर द ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देख लें, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर दी, ऑक्सीडेशन में हम एडिशन कर रहे थे, यहाँ पे देखें ऑक्सीडेशन में हम रिमूवल कर रहे थे हाइड्रोजन की, यहाँ पे एडिशन कर दी। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे थे ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में हमने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया। और वहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज़ कर रहे थे, यहाँ डिक्रीमेंट होता है यानी डिक्रीज़ होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी ओ ओडली ओ का सारा रिवर्स कर देंगे तो वो रिडक्शन बन जाएगा जी। तो अब थोड़ा सा हम करते हैं कंपैरिजन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और वोल्टिक या गैल्वानिक सेल में।
अब आपको इल्म हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एनोड कैथोड के ऊपर क्या होना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। अब आए हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरफ। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल याद रखिएगा कि सिंगल बीकर के अंदर हम इसको परफॉर्म करते हैं। एक फ़र्क ये हो गया कि ये सिंगल बीकर के अंदर होता है। दूसरा फ़र्क ये हो गया कि ये दो डिफरेंट बीकर के अंदर परफॉर्म होता है। ठीक है, दो, एक ये डिफरेंस है बड़ा कि इसको एक ही बीकर के अंदर दोनों हमने इलेक्ट्रोड जो हैं वो पुट किए हुए हैं। ये जो ग्रीन कलर के हैं ये इलेक्ट्रोड हैं, दोनों हमने सिंगल बीकर के अंदर पुट किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे दो डिफरेंट बीकर लेके उनमें डिप किए हुए हैं। देखें, इलेक्ट्रोलिसिस टेक प्लेस, इलेक्ट्रोलिसिस होती है इसमें, और इलेक्ट्रोलिसिस हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक करंट दे के अगर कोई केमिकल रिएक्शन हम करवा रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोलिसिस होती है। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ड्राइव बाय करंट, इलेक्ट्रिक करंट। चूँकि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, पीछे हमने बहुत सारे लेक्चर्स में बात की है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसे होते हैं जो नेचर में खुद होते हैं, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसे होते हैं जो नेचर में खुद नहीं होते, उनको हमें एक्सटर्नल एड देना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या किया कि इलेक्ट्रिक करंट को एज ए इनपुट हमने बाहर से दिया, इनपुट हमने क्या दी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट, और इसने हमें आउटपुट क्या दिया, आउटपुट हमें इसने क्या बना के देना है, केमिकल एनर्जी। तो ये जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है इसको रन करना है बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक करंट, और इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और सबसे अहम पॉइंट याद रखिएगा कि डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो इधर पॉजिटिव होती है। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होती है इस वाले रिएक्शन में जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है क्योंकि ये प्रोसेस जो होता है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। और गिब्स फ्री एनर्जी का आपको आइडिया हो गया होगा कि वैल्यूएबल एनर्जी होती है किसी सिस्टम के अंदर जो कि फ्रूटफुल वर्क करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, यानी कोई अच्छा काम करने के लिए जो एनर्जी सिस्टम में होती है उसको हम गिब्स फ्री एनर्जी का नाम देते हैं। गैल्वानिक सेल में गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव, और इसमें गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होती है। आल्सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी, केमिकल एनर्जी इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। केमिकल एनर्जी क्या कहाँ पे जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो आई थिंक कि इतना काफ़ी है याद रखने के लिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और वोल्टिक या गैल्वानिक सेल में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद आते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर। ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट जो अपेरेंट चार्ज नज़र आ रहा होता है ना किसी एटम के ऊपर, किसी मालिक्यूल के ऊपर या किसी आयन के ऊपर, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, उसका जो अपेरेंट चार्ज नज़र आ रहा होता है। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो हो सकता है। तो इसमें रूल हैं, ये बहुत सिंपल हैं, आप लोगों ने पढ़ रखे हुए हैं कि ऑल एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट में जो एलिमेंट होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हाइड्रोजन, सोडियम, यानी एलिमेंटल फॉर्म में, उनकी एलिमेंटल फॉर्म में जिसमें वो इंडिपेंडेंटली नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उस वक्त उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज़ीरो होती है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट इज़ द सेम एज दैट ऑफ चार्ज, यानी कि ऐसे आयन जो कि सिंगल सिंबल के ऊपर एग्जिस्ट करते होंगे उनके ऊपर जितना चार्ज होगा उसका उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जैसे पोटाशियम के ऊपर +1 है, प्लस है तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर, कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2, एलुमिनियम +3 है तो
ये +3 ऑक्सीडेशन नंबर। ब्रोमीन के ऊपर -1 है तो वो, यानी कि सिंपल अल्फाज में कि जो हमारे ग्रुप 1 वाले हैं उनके पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1, और ग्रुप 2 वालों के पास कितनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो +2 होती है, और ग्रुप 3 वालों के पास कितनी होती है +3 होती है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन का पॉजिटिव होती है, हाइड्रोजन की +1 होती है सारे के सारे एलिमेंट में, लेकिन जब वो मेटल हाइड्राइड बनाती है यानी किसी मेटल के साथ मिलती है तो उस वक्त इसकी -1 होती है। ये सिंपल रूल हैं, आप लोगों को नहीं याद। ये ऑक्सीजन की बारी है तो ऑक्सीजन के लिए याद रख लें कि जी जो ऑक्सीजन है ना, नॉर्मल ऑक्साइड जो ऑक्सीजन के होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड में ये इसकी जो ऑक्सीडेशन होगी वो -2 होगी। उसके बाद आता है पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड के लिए इसकी -1 होगी। उसके अलावा आता है सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की क्या होगी -1/2 होगी। और एक और याद रखेंगे, कार्बन सब ऑक्साइड जो होता है, कार्बन सब ऑक्साइड, तो इसमें इस कार्बन की जो होगी ऑक्सीडेशन स्टेट वो 4/3 होगी। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा OF2 की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, ये भी याद रखिएगा। ये नॉर्मल ऑक्साइड क्या होते हैं, पर ऑक्साइड क्या होते हैं, सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है चैनल के ऊपर, आप वो भी देख सकते हैं। इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इज़ 0। ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में फॉर एग्जांपल आपसे पूछता है कोई कि C6H12O6 इसकी बताएं जी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है नंबर, तो आप सिंपल कहेंगे कि 0 है भाई ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे। तो इसी तरह इन आइंस द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स द चार्ज ऑन दैट आइन। इन दोनों 2-3 जो पॉइंट है ना, इनको हम एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है ऑक्साइड्स का। नॉर्मल ऑक्साइड क्या होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड जहाँ पे ये कंटेनिंग होता है, ठीक है, एनाइन, यहाँ पे -2 होती है, पीछे हमने बात कर दी है। पर ऑक्साइड में -1 होती है, सुपर ऑक्साइड में -1/2 होती है। और ये एग्जांपल है उनकी जी, नॉर्मल ऑक्साइड की, और ये सब ऑक्साइड हैं और ये सुपर ऑक्साइड हैं। ठीक है, मस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट या इसको नोट डाउन कर लें, इसको याद रख लीजिएगा। नाम नॉर्मल सिंपल ऑक्साइड या नॉर्मल ऑक्साइड ये बेसिकली कम बताए जाते हैं, लेकिन मस्ट रिमेंबर दिस वन। ठीक है जी, अब हम थोड़ी सी कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैलकुलेट करनी पूछी जाती है, पीछे प्रीवियस पेपर चेक कर लें। यहाँ पे कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें मैंगानीज़ की, तो ठीक है, मैंगानीज़ की हम करने लगे हैं जी। पोटाशियम पहले ग्रुप का मेंबर है, +1 आ गई। मैंगानीज़ की हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और ऑक्सीजन की -2 होती है, अभी हमने पढ़ा, तो क्या होगा 4 है ना ऑक्सीजन, तो 4 × -2 = 0। ये तरीका है जी। मैंगानीज़ इधर रहने दो, 4 2 बार 8 -8 +1 = 0। तो क्या होगा, +1 निकाल दें -8 से, तो मैंगानीज़ की कितनी आ जाएगी +7। तो ये सिंपल काम है, आप ये कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ से आयन को समझने के लिए चेक करें। हमने की ना बात कि आयन की जब कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे कहता है सल्फ़र की कैलकुलेट करें, तो अलजेब्रिक सम क्या होगा, इक्वल किसके होगा, यहाँ पे तो इक्वल 0 के हमने किया ना न्यूट्रल के अंदर, लेकिन जब आयन की फॉर्म में होगा तो वो किसके इक्वल होगा, उसके ऊपर जो चार्ज होगा उसके इक्वल होगा। ये बात समझाना चाहता था। सल्फ़र की हमने फाइंड आउट करनी है, 4 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन की -2 होती है, और इक्वल किसकी करनी है, जितना उसके ऊपर चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फ़र की निकाल लें जी, यहाँ पे माइनस आएगा, -8 = -2, तो सल्फ़र की आ जाएगी +6, सल्फ़ेट आयन में +6। इसी तरह आप इनमें से सभी की प्रैक्टिस करें, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है,
सेम एज इट इज़ यहाँ पे जो अंडरलाइन है इनकी प्रैक्टिस करें। ऑक्सीडेशन स्टेट में से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली कैलकुलेट करके बता सकते हैं जी। अब कंडक्शन चेक कर लें जी। एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होता है और एक क्या होता है, मेटालिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन पीछे भी बात की है हमने कि जो करंट होता है वो आयंस की वजह से कैरी होता है, आयंस पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस की वजह से कैरी होता है। लेकिन मेटल में जी क्या होता है, मेटल में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उस वजह से, उसको बोलेंगे मेटालिक कंडक्शन, ठीक है। और आयोनाइजेशन क्या होती है, आयोनाइजेशन का आपको इल्म है कि जिसमें डिफरेंट किस्म के आयंस बनते हैं। लेड ब्रोमाइड के आयंस बना दिए हमने, सोडियम सल्फेट के एक्वा सोल्यूशन में आयंस बना दिए, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वही बात है, अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ठीक है। एग्जांपल चेक कर लें, डाउन सेल है, नेल्सन सेल है। यहाँ पे अगेन बात मैं कर रहा हूँ कि याद रखने वाली जो है ना वो यही है कि इसमें गिव्स फ्री एनर्जी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। और उसके बाद ये इलेक्ट्रोलाइटिक की डेफिनेशन बता रहा है कि वो सेल किसको बोलते हैं, ठीक है। ये हमने पहले ही बात कर ली है। देखें, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमिना होता है। इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमिना के ऊपर भी हमने बात कर ली कि रेडॉक्स रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोड की सरफेस के ऊपर, और इस वजह से करंट जो गुजरता है ना, प्रोड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। केमिकल चेंज काज बाय इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जब कोई रिएक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज जो होता है। केमिकल चेंज में ज़ाहिर सी बात है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब प्रेडिक्शन करनी है। अब दो चांसेस होते हैं प्रेडिक्शन करते हुए। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में फेंकें तो आयंस में चले जाते हैं, आयंस बनाते हैं। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो फ्यूज्ड हो सकता है ये इलेक्ट्रोलाइट फ्यूज्ड फॉर्म में हो सकता है, और दूसरा ये एक्वस फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में जब हम प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करते हैं ना तो थोड़ा सा फ़र्क आता है, हमें थोड़ा सा जहन में चीज़ें रखनी पड़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कहता है इन फ्यूज्ड फॉर्म को मोल्टन फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट इजीली प्रिडिक्टेबल बिकॉज देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ कंपटीशन बिटवीन आयंस। आपके सामने फॉर एग्ज़ाम्पल आप NaCl लेते हैं ना फ्यूज्ड, ठीक है। जब इसको फ्यूज्ड आप NaCl लेते हैं तो सिंपली आप प्रिडिक्ट करेंगे कि एक बनेगा सोडियम और दूसरा बनेगा क्लोरीन। सोडियम जो होगा वो जाके लग जाएगा कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, और क्लोरीन जो होगा वो एनोड के ऊपर चला जाएगा। ये बात है जब फ्यूज्ड या मोल्टन फॉर्म में होगा। यहाँ पे भी एग्जांपल चेक करें, लेड ब्रोमाइड है और NaCl है, मोल्टन या फ्यूज्ड फॉर्म में इनको लेंगे तो कैथोड के ऊपर तो इजीली जो है ना लेड और सोडियम जाके लग गए, और ये भी प्रिडिक्ट कर दिया। यानी जब फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट में होगा तो इजीली बता देंगे आप कि कैथोड पे कौन जा रहा है और एनोड के ऊपर कौन जा रहा है। लेकिन जब आप एक्वस फॉर्म में ले रहे हैं, यानी वाटर में ले रहे हैं, तो वाटर तो इटसेल्फ एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, वो भी आयंस बनाता है। तो जब आपने फेंक दिया लेट से NaCl को फेंक दिया आपने वाटर में, ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे सोडियम भी है, यहाँ पे क्लोराइड आयन भी है, यहाँ पे H पॉजिटिव भी है, यहाँ पे OH नेगेटिव भी है, तो मल्टीपल आयंस बन गए। तो अब इन आयंस के दरमियान जंग होगी, हर कोई चाहेगा मैं जाऊँ, ठीक है। अब देखें पॉजिटिव ने, अब एनोड और कैथोड है ना, तो पॉजिटिव ने अपने रिस्पेक्टिव नेगेटिव कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ जाना है, और इसी तरह नेगेटिव ने अपने रिस्पेक्टिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर जाना है। तो अब इनके दरमियान कंपटीशन होगा, इनके दरमियान जंग होगी। तो अब कौन सा जो है ना वो जाएगा, ये भी बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि इसको बोलते हैं सिलेक्टिव डिस्चार्जिंग, यानी कौन पहले जाके डिस्चार्ज होगा।
तो ये डिफरेंट किस्म की पावर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस केस में मैं आगे आपको बता देता हूँ कि ये तो बात होगी ना फ्यूज़ की, ठीक है। एक कैटायन बनेगा, एक एनायन बनेगा। एनायन कैथोड के ऊपर चला, एनोड के ऊपर, और कैथोड के ऊपर कैटायन चला गया जब वो क्या था, फ्यूज्ड फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में थे। वेरी इजी, ठीक है, जैसे हमने पीछे बात की है। द इलेक्ट्रिक करंट इज़ कंडक्टेड थ्रू द सेल बाई आयंस, जिसको हम बोलते हैं, वे भी बात हो गई है। अब एक्वस की बात करते हैं। यहाँ पे आता है कंपटीशन। एक्वस में ज़ाहिर सी बात है NaNO3 फेंकेंगे, 2 आयन इसके, वाटर जो है वो इटसेल्फ आयोनाइज हो गए, तो ये टोटल मिला के 4 आयन्स बन जाएंगे। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई साहब कौन कहाँ पे जाएगा? तो इस चीज़ को याद रखने के लिए हमेशा के लिए ये याद रखें, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस, यानी कौन सा जाके कैथोड के ऊपर लगेगा। इसके ऊपर मैंने सेपरेट एक वीडियो भी बनाई हुई है, वो डिटेल में आप ज़्यादा देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें, ये डिपेंड किस किस के ऊपर करती है। सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ कीटाइन, कीटाइन कहाँ पे जाएंगे? मोर रिएक्टिव मेटल मोर टेंडेंसी टू फॉर्म आयंस, यानी जितनी रिएक्टिव मेटल होती है ना उसके ज़्यादा चांस होते हैं कि वो आयंस बना ले। मोर रिएक्टिव मेटल आयंस हैव लेस टेंडेंसी टू डिस्चार्ज एट कैथोड। आयन तो वो जल्दी बनाती है रिएक्टिव मेटल, ठीक है, लेकिन वो डिस्चार्ज होने की उसमें एबिलिटी कम होती है, ठीक है। आयंस ऑफ लेस रिएक्टिविटी लाइक हाइड्रोजन आयन, कॉपर एंड सिल्वर कैन डिस्चार्ज। लेस रिएक्टिव जो होंगे वो वहाँ पे जाके डिस्चार्ज हो जाएंगे। दीज आयंस विच आर अबव हाइड्रोजन नॉट डिस्चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर जो होंगे वो डिस्चार्ज नहीं होंगे। दोज विच आर बिलो हाइड्रोजन आयन कैन डिस्चार्ज, जो हाइड्रोजन के नीचे होंगे वो डिस्चार्ज होंगे। तो यहाँ पे ये याद रख लीजिएगा कि ये रिएक्टिविटी आर्डर है उनका, ठीक है। अब आपने जहन में ये रखना है कि कीटाइन की बात हो रही है, तो कीटाइन जो मोर रिएक्टिव हैं वो जल्दी आयंस बनाते हैं और उनकी लेस एबिलिटी है डिस्चार्ज होने की, और जो मुश्किल से बेचारे रिएक्टिव ही नहीं हैं वो जाएंगे डिस्चार्ज होने के लिए, ठीक है। अब एनायंस की सिलेक्टिव कैसे करनी है, यानी ईज़ ऑफ डिस्चार्जिंग आयंस इंक्रीज एज, देखें जैसे जैसे आप ऐसे आते हैं ना आसानी होती है, यानी ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है नीचे वाला, ये जल्दी जाएगा सॉल्यूशन में से भाग के जाएगा। एनायन ने किसके ऊपर जाना है? नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव ने एनोड के ऊपर जाना है, ये भाग के एनोड के ऊपर चला जाएगा। मैक्सिमम ये वाले हमारे पास नेगेटिव एनायन होते हैं सॉल्यूशन में जिनके दरम्यान कंपटीशन हो रहा होता है। तो देखें सल्फेट आयन सबसे बाद में जाएगा, नाइट्रेट आयन उसके बाद, क्लोराइड आयन उसके बाद, ब्रोमाइड आयन उसके बाद, आयोडाइड आयन उसके बाद, और हाइड्रोक्साइड आयन उसके बाद। अब हमारे पास जो जब हमने NaCl को किया था ना, तो वहाँ एक क्लोराइड आयन था, एक OH नेगेटिव आयन था। अब भाई साहब यहाँ पे देखें क्या होने वाला है। तो यहाँ पे अब दोनों में से कौन सा ज़्यादा जल्दी डिस्चार्ज होगा? एनोड के ऊपर कौन जाएगा पहले? OH नेगेटिव जाएगा जी पहले, ठीक है, समझ आ गई। तो इस तरीके से आप कंपटीशन करवाएंगे, आप बताएंगे कि आपने भाई इनमें से 2-3 जितने भी आयंस हैं वो अपनी अपनी एबिलिटी के मुताबिक जो है ना कैथोड या एनोड के ऊपर जाना चाहेंगे। तो होप सो कि आप इन चीज़ों को पिक कर गए होंगे। इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस, एनायंस की जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट हुआ। मोर कंसंट्रेशन मोर इजीली डिस्चार्ज, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतने ज़्यादा चांसेस होंगे वो जाके डिस्चार्ज हो जाए। तो इंशाल्लाह होप सो कि आपने इन चीज़ों को पिक किया होगा। दीज आर सो इम्पोर्टेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि आप जी प्रोडक्ट बताएं, आपसे बोला जा सकता है कि
जी आपके पास एक्वस NaCl है, तो इलेक्ट्रोड के ऊपर प्रोडक्ट बताएं और एनोड के ऊपर प्रोडक्ट बताएं, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना। अब ये देख लें, जब एक्वस में हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट बननी है कैथोड और एनोड के ऊपर, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने पढ़ा है, इसकी इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस है। इसको जो डाउन सेल में हम इस्तेमाल करते हैं, सोडियम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आपकी FSC सेकेंड ईयर में भी है टॉपिक, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एनोड जो होता है वो ग्रेफाइट का होता है, कैथोड आयरन का बना होता है। इतनी चीज़ें अगर आपको याद हैं तो इट्स इनफ, ठीक है। इसी तरह इससे हम कास्टिक सोडा बनाते हैं, जो कि हम वहाँ पे स्टडी करते हैं, क्या बोलते हैं, डायफ्राम सेल के थ्रू बनाते हैं। सोडियम कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी करते हैं जी। तो इसको हम बाई नेल्सन सेल इसको बोलते हैं, या कॉस्टनर कैलनर सेल, या मर्करी सेल, ठीक है। ये सारे ऑल्टरनेटिव नाम हैं, तो इनको याद रखना है आपने। इससे हम क्या बनाते हैं, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे एनोड टाइटेनियम का होता है और कैथोड मरकरी या स्टील का होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए, और ये वाले नाम जो है अल्टरनेट, ठीक है। कास्टिक सोडा बनाना है तो डायफ्राम सेल या कास्टनर कैलनर सेल या मरकरी सेल या नेल्सन सेल, इसको कोई भी नाम पूछा जा सकता है। कैथोड क्या इस्तेमाल करते हैं, एनोड क्या इस्तेमाल करते हैं, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम मेटल्स, यानी इनकी हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मेटलर्जी में इस्तेमाल करते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को। क्लोराइड होते हैं इनके मेटल के, मैग्नीशियम और कैल्शियम कलेक्टेड एट कैथोड वाइल क्लोरीन एट एनोड। यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों मेटल हैं, कैथोड के ऊपर आ जाएंगी, और क्लोरीन जो यानी क्लोराइड है ना इनके, तो वो क्लोराइड एनोड के ऊपर जाएंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ एलुमिनियम, एलुमिनियम को इसकी और है, एलुमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइट फ्यूज बॉक्साइट। ये जी बॉक्साइट है, ये इम्पोर्टेंट ओर है जी, ठीक है। इसको बोलते हैं चीप और, बहुत इम्पोर्टेंट ओर है एलुमिनियम की बॉक्साइट। एलुमिनियम ऑक्साइड डाईहाइड्रेटेड होती है, और इसको निकालते कहाँ से हैं, क्रायोलाइट से। क्रायोलाइट भी एक अहम और है, इसको भी याद रखना है। सोडियम एलुमिनियम फ्लोराइड, इसका नाम आप याद रखिएगा। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड हॉल ब्रॉल्ट प्रोसेस। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप बॉक्साइट और है किसकी प्रेजेंस में निकालते हैं, क्रायोलाइट की प्रेजेंस में निकालते हैं, और प्रोसेस का नाम क्या है, हॉल ब्रॉल्ट प्रोसेस। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम जी। तो एनोडाइजिंग जो प्रोसेस होता है ना, इसको समझे पहले। एनोडाइजिंग का मतलब होता है कि एक मेटल है ना, मेटल की सरफेस के ऊपर हम ऑक्साइड चढ़ाए होते हैं हमने, तो उस मेटल ऑक्साइड की लेयर को थिक करने के लिए हम ये वाला प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। और एनोडाइजिंग किस लिए करते हैं, चीज़ों को क्रूयन से बचाने के लिए, ठीक है, और उसकी ड्यूरेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए, मतलब अच्छे मकसद के लिए हम ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है, ये FSC बेस है, ठीक है। उसके बाद जी हम प्योरीफिकेशन करते हैं। प्योरीफिकेशन करते हैं कॉपर की। कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं कॉपर सल्फेट, और एनोड इम्प्योर कॉपर का बनाते हैं, और कैथोड प्योर कॉपर का बनाते हैं। और होता यूँ है कि इम्प्योर कॉपर जो होता है इस प्योर कॉपर के साथ आके मिलता जाता है, यानी कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता जाता है कॉपर। यानी प्योरीफिकेशन ऑफ कॉपर में भी इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, यानी मुख्तलिफ मेटल्स के ऊपर दूसरी मेटल की तय चढ़ाना, इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। और यहाँ पे एक याद रखिएगा कि जिंक कोटिंग, अगर हम आयरन लेते हैं ना, आयरन के ऊपर हम अगर जिंक को चढ़ाते हैं तो इसको जिंक कोटिंग बोलते हैं, ठीक है। जिंक को आयरन के ऊपर चढ़ाना, ठीक है। और इसको एनोड कोटिंग भी बोलते हैं, इसको एनोड कोटिंग भी बोलते हैं। और एनोड कोटिंग के साथ साथ इसको हम गैल्वेनाइजेशन का नाम भी देते हैं, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। और इसके साथ साथ एक टिन कोटिंग भी होती है।
यानी इसी आयरन के ऊपर अगर आप टिन को चढ़ा देंगे ना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कैथोड कोटिंग। कैथोड कोटिंग, कैथोड कोटिंग और एनोड कोटिंग, और इसको हम बोलते हैं टिन प्लेटिंग का नाम देते हैं, ठीक है। और इसको हम ना ये जो आयरन के ऊपर हमने जिंक चढ़ाया जिसको गैल्वानाइजेशन बोलते हैं, इसको सैक्रिफिशियल कोटिंग भी बोलते हैं। यानी कि जिंक बेचारा जो है ना वो अपनी कुर्बानी देता रहता है, आयरन को कुछ नहीं होने देता, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है जी। तो अब बारी आ गई है हमारे पास वोल्टिक या गैल्वानिक सेल की। वोल्टिक या गैल्वानिक सेल हमने पहले भी बात की है कि इसमें दो हाफ सेल होते हैं, दो हम डिफरेंट बीकर इस्तेमाल करते हैं, दोनों में मुख्तलिफ सलूशन होते हैं और वो हमने डिप किए होते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे अगर जिंक का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आपने जिंक सल्फेट के सलूशन में उसको डिप करना है। यहाँ अब अगर ये वाला इलेक्ट्रोड कॉपर का है ना, तो आपने उसको कॉपर सल्फेट यानी रिस्पेक्टिव सलूशन में उसको डिप कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होना है, गैल्वानिक सेल हमने स्टार्ट पे ही पढ़ा था कि एक केमिकल रिएक्शन होगा, यानी इनपुट क्या होगा और आउटपुट क्या होगा। यानी यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इनपुट केमिकल रिएक्शन होगा और आउटपुट के तौर पे हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। यही काम था ना, ठीक है। तो दो इसमें हाफ रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब इसमें हम ज़रा गौर करें तो साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ साल्ट ब्रिज। अब इसका फंक्शन क्या है साल्ट ब्रिज का, देखें दो किस्म के इसके फंक्शन हैं जो कि लिखे हुए हैं जी। ये एक तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को प्रोवाइड करता है। अगर ये काम नहीं ना हम करते तो क्या होगा, चार्जेस एक ही इलेक्ट्रोड के ऊपर ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे और अल्टीमेटली जो है ना हमारा रिएक्शन सीज हो जाएगा, प्रोसेस नहीं आगे चलेगा। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए साल्ट ब्रिज का हम इस्तेमाल करते हैं। टू प्रिवेंट एनी नेट चार्ज अकोमोडेशन ऑन ईदर बीकर, वही बात आ गई ना कि किसी भी एक बीकर के अंदर अगर हम ये काम होने देंगे चार्ज की डेपोजिशन वाला, तो पर्पस जो है ना वो स्टॉप हो जाएगा, प्रोसेस सारे का सारा स्टॉप हो जाएगा। अब इसके अलावा दूसरी बात यह है कि हम पोटाशियम क्लोराइड का साल्ट ब्रिज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पोटाशियम क्लोराइड के अलावा पोटाशियम नाइट्रेट का भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और क्यों, इसके अलावा हम अमोनियम क्लोराइड का भी इस्तेमाल करते हैं। ये इनको हम एज ए साल्ट ब्रिज के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्यों करते हैं हम साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल, आपको इल्म हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने के लिए सॉल्यूशन को हम ये काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये काम करते हैं। और पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। पोटाशियम क्लोराइड एंड पोटाशियम नाइट्रेट यूज्ड बिकॉज दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी ये जो पहले दोनों हैं इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, ठीक है। मोस्टली हम इसका इस्तेमाल करते हैं ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू इलेक्ट्रोलाइट्स जी। तो जो वोल्टिक सेल होता है या गैल्वानिक सेल होता है इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि रिवर्स कर सकते हैं, हम अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक करंट और इसको हम रिवर्स कर देंगे। तो जो एनोड है वो कैथोड का काम करना शुरू हो जाएगा और कैथोड है जो वो एनोड का काम करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है कि जो पोटेंशियल सेटअप होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन मेटल एंड मेटल आयंस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो बनता है मेटल और मेटल आयंस के दरमियान उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं या सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। और ये दिस कैन नॉट मेजर डायरेक्टली, सो वी यूज स्टैंडर्ड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते किसी भी डिवाइस से,
इसलिए हम कोई स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, अगर सारी की सारी कंडीशन स्टैंडर्ड कर दी जाएँ, फॉर एग्जांपल इतना टेम्परेचर कर दिया जाए, 1 मोलर सोल्यूशन लिया जाए, यानी सारे के सारे स्टैंडर्ड चीज़ें इस्तेमाल की जाएं, तो उसको उस वक्त जो सेटअप होगा पोटेंशियल डिफरेंस उसको बोलेंगे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ई नॉट से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो सबसे पहला हमारे पास हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, जिसको शी भी बोलते हैं, तो ये इसको एज ए स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो पोटेंशियल होता है ना, वो हम ज़ीरो कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, आर्बिट्रेरी ज़ीरो रख लेते हैं। क्या करना है, आपने एक प्लाटीनम की वायर लेनी है, प्लाटीनम वायर ली, प्लाटीनम वायर की ऊपर आपने प्लाटीनम ब्लैक को पाउडर फॉर्म में यानी फाइनली छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करके कोट कर दिया ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, और उसको सस्पेंड कर दिया 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl में। तो दिस इज़ योर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और आप इसको इस्तेमाल करते हुए एज ए रेफरेंस दूसरे किसी भी इलेक्ट्रोड का आप फाइंड आउट कर सकते हैं पोटेंशियल। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को इस्तेमाल करते हुए पहले कॉपर का जिंक का फाइंड आउट करते हैं। तो जिंक का हमारे पास आता है 0.676 वोल्ट आता है। इसी तरह हम फाइंड आउट करते हैं कॉपर का, तो कॉपर का हमारे पास आता है 0.34, ये माइनस में होता है, ठीक है। रिडक्शन जो होती है वो माइनस में होती है, ऑक्सीडेशन जो होती है बेसिकली ये माइनस प्लस माइनस का मैं आपको फ़र्क समझा दूं। ये जो है ना, ये जिंक का है, जिंक का, और जिंक ऑक्सीडाइज होता है, यानी ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और कॉपर जो है, ये कॉपर का है ना, तो कॉपर जो होता है ये रिड्यूस होता है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34, ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है। अगर आप इसका साइन रिवर्स कर देंगे ना, इसका साइन रिवर्स कर देंगे, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, अब ये रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा अगर रिवर्स कर देंगे। इसी तरह ये रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका साइन रिवर्स कर देंगे, माइनस के साथ लिख देंगे, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेजर किया हुआ है, इस तरीके से हमें वोल्टमीटर की हेल्प से मिलता है ये। और ये इसको हम, ये जिंक के लिए है, चेक कर लें, और इसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नाम देते हैं। इसी तरह जो कॉपर का है, कॉपर को हम रिडक्शन पोटेंशियल का नाम देते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल का नाम देते हैं, वो 0.43 है। और इसी को आपने ऑक्सीडाइज बनाना हो तो -0.34 लिख दें बस। और कॉपर जिंक का हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, उसको रिडक्शन बनाना हो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल। दे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस्तेमाल किया है, एक हम कैलोमल सेल भी इस्तेमाल करते हैं, कैलोमल सेल इस्तेमाल करते हैं एज ए स्टैंडर्ड। इसका जो पोटेंशियल होता है शी का, तो यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो होगा ना 0, ठीक है। लेकिन जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम 0.24 लेते हैं वोल्ट स्टैंडर्ड के तौर पे। सो मस्ट रिमेंबर दिस वन, 0.24 वोल्ट इसका होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन द हाइड्रोजन स्केल, द रिजल्टिंग लिस्ट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। यानी हमने क्या किया कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट किए और उनको हाइड्रोजन स्केल के ऊपर हाइड्रोजन को एक स्टैंडर्ड मान के सेंटर में रख लिया और उसके अप एंड डाउन एक सीरीज़ बना दी जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बोलते हैं। एन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इन यूजिंग रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ इज़ दैट दे रिलेट ओनली टू स्टैंडर्ड कंडीशन, दैट इज़ 1 मोलर 25 या 298 केल्विन 1 एटमॉस्फेयर। ज़ाहिर सी बात है, पीछे भी हमने बात की है कि स्टैंडर्ड जब हमने बात करनी ना स्टैंडर्ड, तो 1 मोलर सोल्यूशन होना चाहिए, 25 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, 1 atm प्रेशर होना चाहिए, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर सारा कुछ होना चाहिए। तो
अभी हम डिस्कस करेंगे इनकी एप्लीकेशंस। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की जब एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे तो ही इसमें से इसको समझने में हमें हेल्प आउट होगी, हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहली बात, प्रेडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होगा या नहीं होगा। देखें, याद रखिएगा कि जो नीचे ऐसे है ना सीरीज़, ये वाली है, ये वाली, अभी स्टैंडर्ड सेंटर में हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये वाले नीचे वाले जो है ना, नीचे वाले ऊपर वालों को ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं। नीचे वाले ऊपर वालों को ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं, हाइड्रोजन से नीचे वाले ऊपर वालों को ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला कोई भी नीचे वाले को ऑक्सीडाइज नहीं करवा सकता। एक पॉइंट ये हो गया। चेकआउट कहता है कि कॉपर कैन ऑक्सीडाइज सॉलिड जिंक, यानी कॉपर नीचे है, ठीक है, जिंक ऊपर है, तो कॉपर जिंक को ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन जिंक कॉपर को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। क्यों? कि जिंक ऊपर है, यानी नीचे वाले ऊपर वालों को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ठीक है, एक बात हो गई। फॉर एग्जांपल पीछे हमने बात की ना, कॉपर क्या होता है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हमने फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चेकआउट कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, रिडक्शन। जिंक भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और ओवरऑल यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर दोनों का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालें तो वो अगर पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो इट्स मीन कि रिएक्शन फिजिबल है, अदरवाइज़ अगर ये नेगेटिव वैल्यू आती है ना तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा जी। तो ये वाला इस दफ़ा हमें 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, डायरेक्टली यही क्वेश्चन था कि कैलकुलेशन ऑफ द वोल्टेज और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इलेक्ट्रो सेल का इलेक्ट्रिक वोल्ट इस्तेमाल करना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना। तो ये हमें दिए हुए थे, कॉपर और जिंक की दोनों वैल्यूज़ दी हुई थी ये वाली, और हमने फाइंड आउट करना था इस फार्मूला से। ये फार्मूला है डायरेक्ट, आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी, टेंडेंसी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल टू गेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। देखें, इस चीज़ को समझने के लिए देखें कि जो हमारी सीरीज़ है ना, जो नीचे है ना, नीचे रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है सभी का और ऊपर कम है, ठीक है। अब हाइड्रोजन सेंटर में है, ये जो नीचे वाले हैं ना, ये काम कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे नीचे वाले, ठीक है। जितना किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जितना किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि इट सेल्फ, यानी खुद वो रिड्यूस होगा, अपने आप को रिड्यूस करके दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाएगा। तो चेक कर लें, ये सारे के सारे हाइड्रोजन के नीचे हैं ये वाले, ठीक है। तो ये क्या हैं, ये हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड अंडरगो रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होती है ना, स्टार्ट पे ही हमने पढ़ा था। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे जो हाइड्रोजन से नीचे होंगे सारे के सारे, चूँकि उनके रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सबसे नीचे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन इज़ अ ग्रेटेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरी बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर ली, और दूसरी बात यह है कि रिड्यूसिंग एजेंट, यानी जितना लेस होगा, यानी ऊपर वालों लेस रिडक्शन पोटेंशियल जितना होगा उतना ज़्यादा वो रिड्यूसिंग पावर उनकी ज़्यादा होगी। और मोस्टली आप चेक करेंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर जो है ना वो मेटल हैं, तो मेटल रिड्यूसिंग होती हैं और नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग होती हैं। केमिकल रिएक्टिविटी,
रिएक्टिविटी जो होती है वो कैसे हम देख सकते हैं। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल, स्मॉलर इट्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन to change into positive ion and hence lower will be its reactivity. For example, metal like lithium, sodium, potassium और rubidium are highly reactive. यानी क्या कहता है? कहता है कि greater the value of standard reduction potential, smaller tendency to lose electron, यानी वो stable हैं, smaller tendency to lose electron, to change into positive ion and hence lower will be its reactivity. यानी कि ये जो हैं यहाँ पे ना एक चीज़ याद रख लें कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है ना, आपको इस पॉइंट से सारा कुछ पता चल जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल का रिएक्टिविटी के साथ इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल का रिएक्टिविटी के साथ इनवर्स रिलेशन है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो ये जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो इट्स मीन कि उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। और जो नीचे वाले हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो इट्स मीन उनकी रिएक्टिविटी जो नीचे वाले हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है, तो उनकी रिएक्टिविटी कम होगी। बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है ना, ये है डिस्प्लेसमेंट करना हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक बात लिखता हूँ कि लेट्स से जो डिस्प्लेसमेंट है ना, यानी हाइड्रोजन को निकालना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड से हाइड्रोजन निकालना, इसका जो रिलेशन है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के पास। अब हमें पता है कि जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं ना, लाइक ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो है ना उनका रिडक्शन पोटेंशियल होता है लेस, और जो नीचे वाले होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल होता है मोर। अब यहाँ पे आए, अगर तो रिडक्शन पोटेंशियल हुआ मोर तो ये जो एबिलिटी होगी वो होगी कम, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन की एबिलिटी जो होगी डाइल्यूट एसिड से, यहाँ से डाइल्यूट एसिड लाजमी लिखना है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जिनका हाइड्रोजन पोटेंशियल यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है उनकी एबिलिटी टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड यानी डाइल्यूट एसिड, उसकी ये वाली एबिलिटी कम है। इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन से नीचे वाले जो है ना, अगर आप उनमें एसिड डालें तो वो हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं करवाएंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, लिबरेट नहीं करवाएंगे। नीचे वाले जितने भी हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ समझ लें कि रिएक्शन नहीं देंगे। उसके बरक्स जब रिडक्शन पोटेंशियल हुआ कम तो ये एबिलिटी होगी ज़्यादा। इसका मतलब हुआ कि रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर कम है तो यानी हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, लेकिन ये रिएक्शन नीचे वाले नहीं करते। जब रिएक्शन कर लेंगे तो हाइड्रोजन लिबरेट हो सकता है, जब नहीं करेंगे तो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं हो सकता। सिंपल अल्फाज में दोबारा पढ़ लेते हैं। कहता है ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ग्रेटर वैल्यू किसकी है, नीचे वालों की। लेसर इट्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मेटल आयंस एंड सो वीकर इज इट्स टेंडेंसी टू रिप्लेस हाइड्रोजन। यानी जो नीचे वाली है ना उनकी रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ग्रेटर है नीचे वालों का। वो क्या करते हैं, वो लूज़ नहीं करते इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन गैस को
इवॉल्व नहीं करवाते, हाइड्रोजन गैस नहीं निकल पाती। लाइक एग्जांपल भी चेक कर लें, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लाटिनम है, कॉपर है, ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं ये कहाँ पे हैं। अभी हम ट्रांजिशन सीरीज़ ओपन करके भी चेक कर लेते हैं। देखें जी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये देखें, ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ये कॉपर है, ये सारे के सारे इसका मतलब नीचे है। ये हाइड्रोजन को जब डाइल्यूट एसिड होगा, याद रख लें ये वर्ड ज़रूरी है, डाइल्यूट एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करते, ना ही हाइड्रोजन निकलता है। लेकिन ये ऊपर वाले डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन देते हैं और हाइड्रोजन को निकालते हैं। लेकिन ये तो बात हो रही है डाइल्यूट एसिड की। जब कंसनट्रेटेड होगा ना, कंसनट्रेटेड होगा, फिर दोनों में डाल दें, इधर डाल दें, इधर डाल दें, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, हाइड्रोजन गैस को निकालेंगे। ओके हो गया जी। आई होप सो कि आपने इस चीज़ को पिक किया होगा। ठीक है। मेटल लाइक जिंक, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर क्लोज टू द टॉप ऑफ द सीरीज एंड हाउ वेरी लो रिडक्शन पोटेंशियल लिबरेट हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड्स। वही बात आ गई ना, कहता है कि ये जो जिंक, मैग्नीशियम और कैल्शियम हैं ये ऊपर हैं, ऊपर वाली साइड के ऊपर हैं, और इनके रिडक्शन पोटेंशियल जो हैं वो बहुत ज़्यादा लो हैं, इसलिए ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करवा सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अनदर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। अगर एक मेटल का सोल्यूशन बना हुआ है तो उसके साथ दूसरी मेटल अगर आप मिलाना चाह रहे हैं तो क्या वो उसको डिस्प्लेस कर देगी या नहीं करेगी। वन मेटल विल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम द एक्वा सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट इफ़ इट इज़ लाइज अबव इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर तो वो ऊपर हुई तो नीचे वालों को निकाल देगी, दफ़ा कर देगी, लेकिन अगर वो नीचे हुआ तो फिर तो कभी भी नहीं निकाल सकेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, कहता है कि कॉपर सल्फेट का सलूशन है और यहाँ पे आप आयरन को डाल रहे हैं, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है। देखें, कॉपर जो है ना ये क्या है, बिलो है यानी नीचे है, ठीक है, और ये ऊपर है, ये अप है। हाइड्रोजन सीरीज से, ठीक है, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड माना हुआ है ना, सेंटर में रखा हुआ है, तो उससे ये ऊपर है। अब इस हाइड्रोजन की एबिलिटी है कि यहाँ पे इसको निकाल के बाहर फेंक दे और ख़ुद उस जगह पे जाके लग जाए, यानी आयरन सल्फेट बना दे और यहाँ से क्या निकाल दे, कॉपर को बाहर निकाल दे। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि मैग्नीशियम सल्फेट है और आप उसमें डाल रहे हैं जिंक, ठीक है, अब मैग्नीशियम ऊपर है भाई साहब और ये बेचारा ये कहाँ पे है, ये डाउन है, यानी बिलो लिख लेते हैं, ये बिलो है और ये अप है। अब अप वाला तो पहले वो यहाँ से कभी भी नहीं छोड़ेगा, यानी नीचे वालों के पास इतनी पावर नहीं है कि ऊपर वालों को निकाल सकें, लेकिन ऊपर वालों के पास इतनी पावर है कि वो नीचे वाली मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ये वाला रिएक्शन भी हमसे पूछा हुआ था। ठीक है, मस्ट रिमेंबर दिस वन, कि कौन सी मेटल दूसरी मेटल को रिप्लेस कर सकती है, डिस्प्लेस कर सकती है सॉल्यूशन में से। तो जो ऊपर वाली है ना, ऊपर वाली वो नीचे वाली को डिस्प्लेस कर सकती हैं, यानी ऊपर वाले समझ लें कि ज़्यादा ऊपर हैं तो वो पावर वाले हैं, वो निकाल सकते हैं। नीचे वाले बेचारे निचले तबके के हैं तो वो नहीं निकाल सकते जी। तो इस एफएससी बेस्ड के ऊपर जो हमारा टॉपिक है वो ये लास्ट टॉपिक है, और इसमें बेसिकली चेक कर लें ये डिफरेंट टाइप्स की बैटरीज़ हैं, और हमें पता है कि जो रिचार्जेबल बैटरीज़ होती हैं, रिचार्जेबल बैटरीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, वो सेकेंडरी बैटरीज़ होती हैं, और जो नॉन रिचार्जेबल होती हैं, नॉन रिचार्जेबल जो होती हैं वो प्राइमरी बैटरीज़ होती हैं। ठीक हो गया। और आपको ये भी इल्म होना चाहिए कि कौन सी किस कैटेगरी में लाई करती है। प्राइमरी सेल लाइक ड्राई सेल है, अल्कलाइन बैटरी है, मरकरी है, सिल्वर बैटरी है, और दूसरी साइड पे जो सेकेंडरी हैं
वो हमारे पास हैं लेड एसिड बैटरी है, निकल कैडमियम बैटरी है, फ्यूल सेल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चेक करें, ये डिफरेंट हैं। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोलाइट को याद रखना है, मेन चीज़ जो है आपने इलेक्ट्रोलाइट को याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद आपने याद रखना है कि वो हमें आउटपुट कितना देंगे, यानी उसकी कैपेसिटी कितना होगी, उसमें एनोड के तौर पे कौन काम करता है और कैथोड के तौर पे कौन काम करता है, वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है। इतनी चीज़ें अगर आपको पता है तो इट्स ओके। ठीक है, जैसे देखें अल्कलाइन बैटरी ड्राई नॉन रिचार्जेबल, एनोड इसमें जिंक रॉड, कैथोड इसमें मैंगनीज ऑक्साइड, कैपेसिटी 1.5 की, इलेक्ट्रोलाइट इज़ बेसिक। ठीक है, इस तरह ये जो बैटरी है इसके लिए डेफिनेशन ये एक्सपेंसिव यूज्ड इन ऑटो कैमराज, एनोड के तौर पे काम करने वाला जिंक, ये सिल्वर ऑक्साइड, कैथोड 1.5 की कैपेसिटी, इसमें भी बेसिक इलेक्ट्रोलाइट। निकल कैडमियम बैटरी चेक कर लें, स्ट्रॉन्ग सेल है, रिचार्जेबल है, कैडमियम एज ए एनोड, कैथोड निकल ऑक्साइड बेसिक, कोई भी बेस, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ले लें, पोटाशियम ऑक्साइड ले लें, सल्फ्यूरिक, कोई बेसिक यानी कि इलेक्ट्रोलाइट आपने लेना है। फ्यूल सेल देख लें, चेंज केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और रिचार्जेबल है। केमिकल एनर्जी को इसका मतलब हुआ कि ये क्या है, गैल्वानिक है। पोरस कार्बन इम्प्रेग्नेटेड, ये उसका एनोड होता है, ये इसका कैथोड होता है, और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट ऑपरेट्स एट हाई टेम्परेचर, रॉकेट वगैरह में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जहाज़ वगैरह में। तो यहाँ तक तो जो पोर्शन था ये था हमारा FSC बेस तक का। ठीक है, अब थोड़ी चीज़ें एडवांस हैं, उनकी तरफ हम चलेंगे जी। तो उसके बाद है हमारे पास फर्स्ट फैराडे फर्स्ट लॉ है। इसके अकॉर्डिंग वेट ऑफ एनी प्रोडक्ट एट एनी इलेक्ट्रोड इज़ प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, या इसको आप इस अंदाज में भी कह सकते हैं कि किसी एक इलेक्ट्रोड के ऊपर जितनी कोई चीज़ डिपॉजिट हो रही है या जितनी कोई चीज़ लिबरेट हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि उसमें से करंट कितना फ़्लो कर रहा है। ठीक है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू इट। तो यहाँ पे हम सिंपल एक रिलेशन बना सकते हैं कि वेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस क्वांटिटी के जितनी उसमें से पास हो रही है। और ये वेट क्या है, वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है उसका जितना वेट किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है या वो लिबरेट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि उसमें से कितना करंट गुजर रहा है। ठीक है, इसलिए W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, Q यानी क्वांटिटी ऑफ करंट है। अगर यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करके एक Z कांस्टेंट इस्तेमाल किया है, और ये Z क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट है। ठीक है, और Z की वैल्यू निकालें तो ये आ सकती है। ठीक हो गया, तो दिस इज़ नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक फैराडे फर्स्ट लॉ जी। तो नेक्स्ट सेकंड लॉ ऑफ फैराडे का सेकंड लॉ है, ये बेसिकली लॉ है इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड लॉ हैं दोनों। तो सेकंड लॉ है फॉर एनी सीरीज कनेक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 सेल्स द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेट्स एट इलेक्ट्रोड इज़ इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट मास रेशियो। देखें इस चीज़ को समझें, कहता है कि आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा क्या हैं, सोल्यूशन है, आपने उनको सीरीज़ में एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है, सीरीज़ में एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और सेम आप करंट सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं, सेम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको आपने डिफरेंट सोल्यूशन है लेकिन आपने उनको सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है। तो फिर जो जितना मैस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा वो किसके इक्वल होगा, उनके इक्विवेलेंट मैस के इक्वल होगा। यानी 2 आपने फॉर एग्जांपल सेल लिए हैं तो 2 का वेट होगा ना, उनकी रेशो लेंगे,
वेट 1 है, वेट 2 है, ये डिपॉजिट हुआ है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोड की सरफेस के ऊपर, तो वो किसके इक्वल है, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट यू नो वेरी वेल, ये हम बात कर चुके थे सॉल्यूशन वाले चैप्टर में कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंट जो वेट होता है ना, इक्विवेलेंट वेट होता है, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, मैस यानी मोलर मैस होता है, ये मोलर मैस होता है ये, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल स्पीशीज़। लाइक अब एसिड के लिए H पॉजिटिव यहाँ पे होगा डिवाइड कर के, बेस के लिए यहाँ पे OH नेगेटिव कर देंगे डिवाइड में, इस बटा में। और अगर कोई मेटल होती है सिंपल तो उसके लिए हम चार्ज से उसको डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे बोले इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस वन एलुमिनियम +3, तो एलुमिनियम का एटॉमिक वेट 27 और +3 के साथ डिवाइड कर दें तो यहाँ से इसका इक्विवेलेंट वेट निकल के आ जाएगा। आपसे पूछता है कोई सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो सिंपली इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 98, नंबर ऑफ़ रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन कितनी है, एसिड है ना तो 2 हैं, तो इस यहाँ से डिवाइड करके इसका इक्विवेलेंट वेट निकल आएगा। तो क्वेश्चन थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे क्या कहता है कि अगर आपके पास डिफरेंट सोल्यूशन हैं, उनको आपने सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है और सेम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो देन जो वेट डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर वो इक्वल होगा उनके इक्विवेलेंट वेट के, यानी एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। W1 जो है वो डायरेक्ट रिलेट कर रहा है E1 के साथ, सिमिलरली W2 जो है E2 के साथ, ठीक है। तो आई थिंक स्टेटमेंट आप याद रख लेते हैं और फार्मूला याद रख लेते हैं तो इट्स गुड थिंग फॉर यू, बस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर मैं फैराडे लॉ की जो हैं दोनों इनकी एप्लीकेशन की बात करूं तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट डिपॉजिटेड ऑन एनी इलेक्ट्रोड, एक बात हो गई, यानी इलेक्ट्रोड के ऊपर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की डिपोजिशन की ही बात कर रहे हैं हम, कि हम उसकी अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसको हम इस्तेमाल करते हुए हम डिटरमिन कर सकते हैं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एनी सर्किट, यानी किसी भी सर्किट में कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसमें पास हो रही है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस लॉ। जी, तो नेक्स्ट हम कुछ ना बेसिक टर्म हैं लाइक रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ रखा है कि रेजिस्टेंस क्या होती है, चार्ज के फ्लो में जो रुकावट होती है। लेट से ये जो E है ये इलेक्ट्रिक वोल्ट है और ये करंट है, इस रेशो को हम रेजिस्टेंस का नाम बोलते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस का यूनिट सिंपल होता है, ओहम होता है, ठीक है। और इसी तरह रेजिस्टेंस हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ से एक हम कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं जिसको रो बोलते हैं, L/A, और इस रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, या इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का नाम देते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, ठीक है। एक तो बात हो गई ये। दूसरी बात कंडक्टेंस, कंडक्टेंस बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ले लें तो वो कंडक्टेंस होगा। और इसके अलावा अगर हम रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल ले लें, लेट से हम रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/ρ होगा ना, तो इसको लेट से हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो होगी, ये K जो होगा अब, यानी रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है उसको हम नाम देते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, या इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ये उस वक्त वो वाली कंडक्टेंस होती है किसी सॉल्यूशन की जब उसका
उसकी जो लेंथ होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन इट्स लेंथ इज़ 1 सेंटीमीटर एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होती है जब हम डाइल्यूशन करते हैं, यानी सॉल्यूशन को फर्दर डाइल्यूट कर रहे हैं, तो ये जो होती है ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज़ होती है। ठीक है, अगर इतने आप पॉइंट याद रखते हैं तो इट्स इनफ फॉर यू जी। तो देखें ये यूनिट वगैरह हैं, आप इन सभी को वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, बात वही होगी ना, कंडक्टेंस होगी 1 मिलीलीटर सोल्यूशन की, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की, जब उसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। दिस इज़ नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। और अगर मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो इसको हम कापा एम से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एम से। कंडक्टेंस ऑफ 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, 1 मोलर ले लेंगे तो 1 मोलर होगी। जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में बातें कर देते हैं हम, तो इसका रिलेशन ये वाला है। मस्ट रिमेंबर दीज रिज़ल्ट। उसके बाद याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास है ना मोलर कंडक्टेंस कापा एम, ठीक है, ये जो होती है इसका कंसंट्रेशन के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, जितनी जितनी हम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे ये कम होता जाएगा। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो कापा एम है ये डाइल्यूशन के साथ बढ़ता है, डाइल्यूशन के साथ ये इंक्रीज़ होती है। सो मस्ट रिमेंबर दिस। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस जो होती है इसकी बात हो रही है। और अगर मैं बात करूं इसी मोलर कंडक्टेंस की, कापा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक है, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कापा एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो कापा एम है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ईटा के, यानी विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इतनी चीज़ें जहन में रखिएगा। तो नेक्स्ट अगली टर्म है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कापा इक्विवेलेंट से हम रिप्रेजेंट करेंगे द कंडक्टेंस ऑफ 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, और ये इनका रिलेशन है। और इक्विवेलेंट आपको पता है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, नॉर्मल सॉल्यूशन ओवर ये n है ना, ये नॉर्मल सॉल्यूशन है, तो नॉर्मल सॉल्यूशन इक्विवेलेंट वेट ओवर वॉल्यूम बनाते हैं। यूनिट चेक कर लें, मोलर कंडक्टेंस के और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के दोनों दिए हुए हैं। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है ना, कापा इक्विवेलेंट, ये इंक्रीज़ होती है ऑन डाइल्यूशन। जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं ये इंक्रीज़ होती है। ठीक है, डिटेल आप इसकी रीड आउट करते रहिएगा, पॉइंट आपने इतने याद रखने हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास इफ़ेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। लेट्स से हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डाइल्यूट करते जाते हैं उसको तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। एक चीज़ अल्फ़ा यूनिट ही रहेगी, अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए है। और उसके बाद है वीक इलेक्ट्रोलाइट। जब वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो है ना, अगर आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसको आप जितना डाइल्यूट करते जाएंगे उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतनी ही बढ़ती जाएगी। ठीक है,
उसके बाद ओस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ है, इसके अकॉर्डिंग कहता है कि ये बेसिकली नंबर 1 ये याद रखिएगा कि ओनली वर्क फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। कहता है कि वीक जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी डाइल्यूशन जब हम करते हैं, डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट मतलब कंसंट्रेशन हमने कम कर देनी है, तो उस वक्त अल्फ़ा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती है। और पीछे हम बात कर चुके कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है वो भी डाइल्यूशन के साथ कम होती है, वो बातें सारी हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये चेक करें, डाइल्यूशन करने से कंडक्टेंस जो है वो बढ़ रही है, आगे रीज़न भी लिखी हुई है, ठीक है, इंटरेक्शन कम होता है। तो बाकी सारी चीज़ों को हम देख चुके हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है डिबे-हक्कल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू डिबे-हक्कल थ्योरी बेसिकली इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, हमें पता है, हमने पीछे पढ़ा कि डाइल्यूशन करने के ऊपर जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है वो इंक्रीज़ होती है। जैसे जैसे हम डाइल्यूशन को इंक्रीज़ करेंगे कंडक्टेंस इंक्रीज़ होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज़ होती है। मीन कि कंसंट्रेशन जो होती है डाइल्यूशन के ऊपर, ज़ाहिर है कंसंट्रेशन कम होगी तो ही डाइल्यूशन होगी, तो कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन यहाँ पे हम डिबे-हक्कल थ्योरी जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताती है। ये कहती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कहती है कि अगर आप ऐसा करते हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इट्स मीन कि डाइल्यूशन जो है आप क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन को कम कर रहे हैं। कंसंट्रेशन का बढ़ना मतलब सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड कर रहे हैं आप, डाइल्यूशन कम हो रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज़ होती है, ठीक है। इस चीज़ को समझना है कि हम इस चीज़ में वो वाले फैक्टर डिस्कस करेंगे जो ये हमें रीज़न बताएंगे कि जब आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है फिर उसकी जो कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज़ होती है बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन। अब इसको कैसे, इसको डिफरेंट किस्म के जो है ना फैक्टर हैं, रिलैक्सेशन फैक्टर है, एसिमेट्रिक इफ़ेक्ट भी जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफ़ेक्ट है, और फ्रिक्शनल जो है ना इफ़ेक्ट है जिसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी इफ़ेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे, सबसे पहले है रिलैक्सेशन फैक्ट और एसिमेट्रिक इफ़ेक्ट। देखें, जब आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे आपके पास एक आयन बना हुआ है, इस पॉजिटिव आयन को बहुत सारे नेगेटिव आयन ने साइडों से ऐसे कवर किया हुआ है, तो ये एक आयनिक स्फीयर बनी हुई है, यानी आयनिक एटमॉस्फेयर है जो कि बिल्कुल सिमेट्रिक है, ठीक है, सिमेट्रिक है। जैसे ही आप कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो लेट्स से ये हमारे पास पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये जो पॉजिटिव आयन है ये इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा, यानी अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाना शुरू कर देगा। लेट्स से एक नई पिक बनाते हैं इधर, ये लेट्स से यहाँ तक पहुँच गया है, तो ये जो आयन है नेगेटिव आयन जो हैं ये पीछे हैं ऐसे, ठीक है, और ज़ाहिर सी बात है ये अपने रिस्पेक्टिव आयन या इलेक्ट्रोड यानी नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। होता यूँ है कि इसका असर, ये जो आयनिक स्फीयर बनी थी ना, ये समझ लें कि मर जाती है थोड़ी देर बाद, लेकिन इसके साथ ही एक रीबिल्ड भी होती है, एक नई आयनिक स्फीयर बनेगी, और इसके ऊपर जो है ना इसको पीछे की तरफ ऐसे फोर्स लगेगा, इसको रिटार्डेशन फोर्स बोलते हैं, यानी इसको पीछे को बैकवर्ड फोर्स लगाएगा जिससे टाइम में लैग आता है, जिसको हम रिलैक्सेशन इफ़ेक्ट बोलते हैं। ये देखें, इलेक्ट्रोलाइट
ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है। सराउंडेड बाय आयनिक एटमॉस्फेयर ऑफ अपोजिट चार्ज, जैसे मैंने ये बनाया कि आयनिक एक सफ़ेयर बन जाती है, ठीक है। कहता है कि जब करंट हम पास करवाते हैं, सेंटर ऑफ आयन, ये जो सेंटर ऑफ आयन है, ये जो पॉजिटिव आयन है, कहता है स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड, ठीक है, अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। नाउ आयनिक एटमॉस्फेयर यानी ओल्ड जो आयनिक एटमॉस्फेयर है वो डाई कर जाएगी, ठीक है। टाइम जो, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस एक टाइम नहीं हो रहे, ठीक है, यानी कि एक नई बनेगी आयनिक स्फेयर, आयनिक एटमॉस्फेयर एक नया बनेगा, एक पिछले वाला ख़त्म हो जाएगा। तो इस दौरान का जो टाइम होता है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम का नाम बोल देते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम ओल्ड, यानी ओल्ड जो थी ना वो पुल्स आयन बैकवर्ड, मोशन रिटार्ड हो जाएगी, यानी कि ज़ाहिर सी बात है वो इस तरफ जा रहा है, उसने कोई नई बनानी है, तो पीछे वाले जो हैं वो इसकी को बैकवर्ड मोशन लगाएंगे तो इसकी फ़ोर्स को कम कर देंगे, यानी रिटार्ड कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे एसिमेट्रिक इफ़ेक्ट शुरू हो जाता है, ठीक है, कि एक फोर्स उधर को लगाना शुरू कर दे, एक उधर को। मोर आयंस बैक, इसको छोड़ दें, मोशन रिटार्ड होगी, एसिमेट्रिक इसको इफ़ेक्ट को बोलते हैं। दोबारा सुन लें, इसको दोबारा सुन लें। क्या होगा, आपने जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट को सोल्यूशन में डाला, उसने आयन बनाए, एक पॉजिटिव आयन के गिर्द बहुत सारे नेगेटिव आयन मिल जाते हैं, जिसको हम आयनिक स्फीयर का नाम बोल रहे हैं। एक आयनिक स्फीयर बन जाएगी या आयनिक एटमॉस्फेयर बन जाएगा, जो कि सिमेट्रिक होगा। लेकिन जैसे ही हम कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो चार्ज हैं वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, एक जो आयनिक एटमॉस्फेयर पहले बना हुआ था वो डिस्ट्रॉय होगा और एक नया बनेगा। ये जो नया बनना और पुराने वाले का ख़त्म होना ये एट अ टाइम नहीं होता, ये दो डिफरेंट टाइम, यानी थोड़ा सा लैग आता है। उसी लैग को हम जो है ना रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। और चूँकि बाद में एसिमेट्री हो जाती है, इसलिए एसिमेट्रिक इफ़ेक्ट इसको बोलते हैं। और इस रिटार्डेशन की वजह से आयनिक मोबिलिटी जो होती है ना, आयनिक मोबिलिटी वो डिक्रीज़ कर जाती है, आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से कंडक्टेंस भी डिक्रीज़ कर जाता है, यानी कंसंट्रेशन के इंक्रीज़ होने से ये काम हो जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफ़ेक्ट ये होता है कि देखें वो उसी तरह इसने बनाए हुए हैं अपने क्या बोलते हैं आयंस बनाए हुए हैं, उसी तरह एक आयनिक स्फीयर बनेगी। उसी तरह जब हम फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये इधर को अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे हमने अगर साल्वेंट डाला हुआ है ना, साल्वेंट है, तो वो साल्वेंट जो है वो भी इसके अपोजिट मूव करेगा, यानी इधर को नेगेटिव जा रहे हैं ना, तो साल्वेंट भी इधर को जा रहे होंगे, साल्वेंट भी इसके यानी इस पॉजिटिव के अपोजिट फोर्स लगा रहा होगा साल्वेंट भी, यानी अगेन क्या कर रहे हैं, इसकी मोशन को रिटार्ड कर रहे हैं। इसकी मोशन रिटार्ड हो रही है तो मतलब ये है कि आयनिक मोबिलिटी जो है वो कम हो रही है। आयनिक मोबिलिटी कम होगी तो कंडक्टेंस अगेन कम होगी इन केस ऑफ मोर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट इफ़ेक्ट होता है फ्रिक्शनल, यानी इसको हम बोल सकते हैं दूसरा विस्कोसिटी। देखें डिफरेंट सॉल्वेंट की डिफरेंट विस्कोसिटी होती है, ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट है, जब हम इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया, जैसे ही बढ़ाया तो ज़ाहिर है इसके अंदर विस्कोसिटी बढ़ेगी, यानी ईटा बढ़ेगी। जब ईटा बनेगी विस्कोसिटी होगी, यानी कंसंट्रेशन के बढ़ाने से विस्कोसिटी बढ़ती है, तो विस्कोसिटी जो है वो आयनिक मोबिलिटी को अगेन रोकेगी, ज़ाहिर सी बात है कम करेगी, रिटार्ड कर देगी, ठीक है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि अगेन क्या होगा, कंडक्टेंस डिक्रीज़ होगा विद द इंक्रीज़ इन कंसंट्रेशन फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको बोलते हैं विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम इफ़ेक्ट या रेजिस्टेंस इफ़ेक्ट जो भी है। और इसके अलावा भाई साहब जो इक्वेशन है ना डीबे हक्कल ने बनाई 1923 में, इसने इक्वेशन बनाई डीबे हक्कल ने,
और इसको बाद में थोड़ा सा मॉडिफाई फर्दर किया ओसेंगर ने, इसलिए इसको डुबे-हक्कल ओसेंगर इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन बनाई हुई है जो कि ये है हमारे पास। ठीक है, इस इक्वेशन को देख लीजिएगा, पैरामीटर देख लीजिएगा, एज सच इससे हमसे कोई और चीज़ नहीं पूछी जाएगी। तो ये था हमारा थोड़ा सा अबाउट डुबे-हक्कल थ्योरी, जो कि हमें बताती है कि कंसंट्रेशन के बढ़ाने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, किसके ऊपर, कंडक्टेंस के ऊपर, वो भी डिक्रीज़ करती है बाय इंक्रीजिंग दी कंसंट्रेशन। बाय डाइल्यूशन यानी कंसंट्रेशन का कम होना, डाइल्यूशन का बढ़ाना, तो कंडक्टेंस भी फिर क्या करेगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो आखिर में रिज़ल्ट हमने क्या निकाला, अगर रिज़ल्ट की बात करें तो ये हमने निकाला है कि भाई साहेब जो डिक्रीज़ होता है कंडक्टेंस में फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, वो इसलिए होता है कि आयनिक मोबिलिटी जो होती है आयन्स की, वो कम हो जाती है। किस किस वजह से, रिलैक्सेशन इफ़ेक्ट या एसिमेट्रिक इफ़ेक्ट की वजह से, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफ़ेक्ट। जी, तो उसके बाद है हमारे पास कॉर्लश लॉ। ये कहता है कि भाई साहब अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं किसी सोल्यूशन को इन्फिनिटी तक, मतलब उसकी कंसंट्रेशन जो होते हैं बिल्कुल ज़ीरो की अप्रॉक्सीमेटली कर देते हैं आप, तो फिर क्या होगा, उस वक़्त जो उसमें आयन्स होंगे, हर आयन जो होगा वो डेफिनेट कंट्रीब्यूशन शो करेगा, डेफिनेट कंट्रीब्यूशन शो करेगा किसकी तरफ, इक्विवेलेंट, सॉरी इसको ऐसे कापा इक्विवेलेंट, दोबारा सुन लीजिए। कॉर्लश लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी सॉल्यूशन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं, से अप्रॉक्सीमेटली आप कंसंट्रेशन उसका ज़ीरो कर देते हैं, तो उस वक़्त जो होगा ईच आयन, हर आयन जो होगा उसमें वो डेफिनेट कंट्रीब्यूशन करेगा किस में, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में पार्टिसिपेट करेगा, यानी इक्वल कंट्रीब्यूशन करेगा हर आयन इसकी यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को बढ़ाने के लिए, और वो इर्रिस्पेक्टिव होगा नेचर ऑफ द आयन, यानी आयन किसके साथ एसोसिएटेड है उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड कॉर्लश लॉ। देखें आपको ये स्टेटमेंट ही पेपर में आएगी, इसके अलावा आपको कुछ नहीं इसके बारे में पूछा जा सकता। उसके बाद ये इसका एक फार्मूला है, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, कापा एम, सॉरी ये है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, कापा इक्विवेलेंट जो है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको पता है इंक्रीज़ होती है ऑन डाइल्यूशन, एक चीज़, और उसके बाद इसको हम कापा सी नॉट प्लस गामा ए नॉट, ये नॉट जो लिखा हुआ है ना, ये इसलिए लिखा हुआ है कि ये समझ लें कि कंसंट्रेशन हमने तकरीबन ज़ीरो के बराबर कर दी हुई है, यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दी है, यानी सल्यूट को हमने इतना कम कर दिया कि उसकी कंसंट्रेशन ज़ीरो कर दी हुई है। और उसके बाद कॉर्लश लॉ इन केस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी के केस में क्या है जी, कहता है कि हर आयन जो होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर वो कंट्रीब्यूशन करेगा, यानी एनायन हो या वो केटायन हो, तो वो क्या है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ द टू वैल्यूज़, यानी इन दो वैल्यूज़ का सम होगा। ये दो वैल्यू कौन सी हैं, एक एनायन की है और एक केटायन ने कितना पार्टिसिपेट किया है टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी मैं आपको बोल के बता देता हूँ कि इसकी कुछ हैं हमारे पास एप्लीकेशन क्या क्या हैं। एप्लीकेशन में सबसे पहले आता है कि हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं इसको इस्तेमाल करते हुए वीक इलेक्ट्रोलाइट की। इसी तरह सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेयरिंगली सॉल्युबल साल्ट
स्पेयरिंगली यानी कि बहुत कम सॉल्युबल साल्ट होते हैं उनकी हम सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी हम किसी की फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस लॉ। जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है जी? ये फ्रैक्शन है टोटल करंट जितना प्रोड्यूस हो रहा है ना किसी प्रोसेस में, टोटल करंट है उसमें से कितनी, यानी फ्रैक्शन उसमें से कितना पार्ट किसी एक आयन की वजह से हो रहा है, यानी टोटल में एक आयन कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। द ट्रांसपोर्ट नंबर इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट कैरिड बाय आयन। ठीक है, यानी फ्रैक्शन होगी टोटल में से किसी एनायन की या कैटायन की जो वो कैरी करेगा। कोई एक एनायन या कोई कैटायन टोटल करंट में से कितना कैरी करता है उसको उसका ट्रांसपोर्ट नंबर बोलते हैं, या इसको ट्रांसफेरेंस नंबर भी बोलते हैं, या इसको हिटॉर्फ्स नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, हिटॉर्फ्स नंबर भी बोलते हैं। और यहाँ पे याद रखिएगा कि ये एक करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है हर एक आयन की, और ये डिपेंड करती है स्पीड के ऊपर। और जितनी किसी आयन की स्पीड ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वो करंट कैरी करेगा, और उसका ट्रांसपोर्ट नंबर भी उतना ही ज़्यादा होगा। और ट्रांसपोर्ट नंबर को मेजर करने के लिए दो मेथड हैं। नंबर 1 जो है जो हिटऑर्फ मेथड है, हिटऑर्फ मेथड है। ठीक है, और नंबर 2 जो है हमारे पास मूविंग बाउंड्री मेथड है। ये इसको डिटरमिन करने के मेथड हैं, आपको सिर्फ नाम याद होने चाहिए, इससे आगे कुछ नहीं है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है? एक आयन कितना करंट टोटल में से कैरी कर रहा है, इसको ट्रांसफेरेंस नंबर भी बोलते हैं, हिटऑर्फ नंबर भी बोलते हैं। डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर। जितनी किसी आयन की स्पीड ज़्यादा होगी उतना उसका क्या बोलते हैं करंट वो ज़्यादा कैरी करेगा, और उसका उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नंबर होगा। दो तरीक़ों से इसको मेजर कर सकते हैं।